नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और इसमें हमने कई सारे वीडियोस पीछे कंप्लीट किए हैं। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध को, यानी अवध का किस प्रकार से अधिग्रहण किया जाता है, उस पर कब्जा किया जाता है। कब्जा करने वाले कौन थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। डलहौजी यहाँ पर इसी प्रकार से काम कर ही रहा था। जब से वो आया था तब से भारत में उलट फेर मचा कर रख दिया, मतलब किसी को भी चैन से जीने नहीं दे रहा था। हालांकि अंग्रेजों की नीति ही यही थी, पहले से ही वो यही काम करते थे। भारत के जो लोग थे उनको कितना बुरी तरह से उनका शोषण किया जाए, कितना उन्हें परेशान करके लूट लिया जाए, ये सब इनका पर्पज़ होता था। अंग्रेज़ों की नीयत अच्छी नहीं थी। दिखावा तो ये बहुत अच्छा करते थे कि हम बहुत सारे रिफॉर्म लाने वाले हैं, और लाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लाते, लेकिन पीछे की जो मंशा थी वो अच्छी नहीं थी। डलहौजी भी उसी पर्पज़ से आया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है। इसकी जो नीतियाँ होती हैं ये आक्रामक होती हैं, और इतना ज़्यादा तेज जो काम करने का तरीका होता है वो वेलेजली ने भी नहीं अपनाया था। और यही कारण होता है कि डलहौजी का ये जो शासनकाल है ख़त्म होते होते सारे जितने भी रजवाड़े होते हैं या भारत का एक बड़ा वर्ग जो होता है वो एकदम से इसके अगेंस्ट हो जाता है, मतलब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हो जाता है। और वो जो आवाज़ है उसे हम देखते हैं 1857 में। यहाँ पर जो अवध का एनेक्सेशन होता है 1856 में, तो कुशासन का आरोप इसके ऊपर लगता है कि आप शासन करने में सक्षम नहीं है, आपके यहाँ पूरा करप्शन जो है वो एकदम से भरा है, कूट कूट कर भरा हुआ है। राजा ही यहाँ का जो नवाब है अवध के वही भ्रष्ट है, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार के आरोप लगे और इससे कोई भी खुश नहीं था। ये सत्य नहीं था, अंग्रेज इसका दावा जरूर कर रहे थे, और इसके बाद फिर ये विलय कर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। आप जानते हैं कि अवध को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे या कम से कम एक स्वायत्तशासी राज्य के तौर पे इस्टेब्लिश करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। मतलब उसी की परमिशन से ऐसा होता है। मोहम्मद शाह रंगीला ये एक मुगल एम्परर है बाद वाला, और इसकी परमिशन से यहाँ पर सआदत खान नाम का जो व्यक्ति था, सरदार था, वो बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण करके नवाब बनता है और एक अवध राज्य की स्थापना करता है। अवध का मतलब अयोध्या नहीं है, मतलब सिर्फ अयोध्या वाला क्षेत्र नहीं, ये बहुत बड़ा इलाका था। और इनका जो मेन यहाँ पे पावर स्टेशन आप कह सकते हैं या शक्ति केंद्र कह सकते हैं, वो लखनऊ था। तो यहाँ अगर देखें आप तो जो अवध के नवाब थे उनके ऊपर तो वाजिद अली शाह इनका नाम था, तो इनके ऊपर तो कुशासन का आरोप लग जाता है। इसके बाद इनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो लखनऊ से विद्रोह की कमान संभाल लेती हैं 1857 में। यहाँ अगर देखा जाए तो सहायक संधि यानी जो सब्सिडरी अलायंस थी उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आए थे, मतलब वेलेजली ने उन्हें समेटा था, उसमें अवध सबसे पुराना राज्य था। ये उस समय बचता रहा लेकिन अंत में इसके अधीन आ जाता है। असल में अवध के भी नवाब को एक खतरा था कि कहीं मराठे हमला न बोल दें, कहीं सिखों का ना आक्रमण हो जाए। तो ये जो यहाँ पे मुस्लिम राज्य थे इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना दिखाई दे रही थी, और ये असुरक्षा की भावना उनके अंदर अपने से नहीं आई थी, ये भी अंग्रेज़ों ने ही पैदा की थी। अंग्रेज़ पहले ये डर दिखाते थे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जैसे हम कह रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो, बाहर वाले जितने भी तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको हम हैंडल कर लेंगे, अंदर तुम आराम से खाओ पियो मौज करो। तो इस प्रकार का काम अगर आप नहीं करते हो तो आप एकदम से इनसिक्योर रहोगे, यानी पूरी तरह से आक्रमण का खतरा चारों ओर से रहेगा। मतलब बाहर से कहीं से भी कभी भी आक्रमण हो सकता है, और तब हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इससे डर कर जो रजवाड़े होते थे, रजवाड़े में ये ज़्यादातर नवाब वगैरह जो थे, ये एकदम से आ जाते थे कि नहीं मुझे एक्सेप्ट करना है। जैसे हैदराबाद के निजाम को ही देख लीजिए, खैर वो अलग चीज़। तो यहाँ अगर आगे बढ़ें तो इसमें देखा गया कि जो पूरा क्षेत्र था, मतलब सआदत खां बुरहानुल मुल्क जो था, ये 1724 में, यहाँ जो इसकी डेट है ना, मतलब अवध को एक स्टेट के तौर पे डेवलप करने की, 1724 में ये इस्टेब्लिश करता है। और 1724 में इसकी स्थापना करने के बाद ये था कौन, तो अवध में मुगल सूबेदार था। मतलब ये इसकी जो हैसियत थी वो अवध में एक सूबेदार की थी जो कि मुगलों का था, तो मुगलों के अधीन ही ये राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद सआदत खां जो है वो 1724 से रूल करना स्टार्ट करता है, और इसका जो समय है वो 1739 तक का है। इतने समय तक तो सआदत खां बुरहानुल मुल्क का ही शासन यहाँ पर रहता है। इसके बाद इसका जो नेफ्यू है, भतीजा, और इसका दामाद भी था, मतलब सन इन लॉ था, उसका नाम था सफदरजंग, वो अवध का नवाब वजीर होता है। यहाँ पे नवाब के साथ वजीर शब्द जुड़ा होता था, मतलब यहाँ जो नवाब बनते थे उनके साथ वजीर जुड़ा रहता था, क्योंकि ये असल में हैसियत से वजीर ही होते थे, मतलब मुगलों के ये वजीर थे और इन्हें नवाब की परमिशन मिली हुई थी। ठीक है, तो ये नवाब वजीर हुआ। और उसके बाद 1764 में आप देखेंगे तो यहाँ पे शुजाउद्दौला का उस समय टाइम पीरियड था, जो बक्सर का युद्ध होता है। 3 जो कंबाइंड आर्मी है वो यहाँ लड़ती है, मतलब बंगाल का निर्वासित नवाब मीर कासिम, उसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम सेकेंड, ये तीनों मिलकर यहाँ पे कंबाइन करते हैं अपनी शक्ति को और क्लाइव से लोहा लेते हैं, लेकिन हार जाते हैं। तीनों की सेना यहाँ हार जाती है। शुरुआत यहाँ पे मीर कासिम किया रहता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर संदेह करते हैं कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था वहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो देखिए, अंग्रेजों को ये पहले से पता लग जाता है कि मीर कासिम जो है ये बगावती है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो वो एक बार फिर से मीर जाफर को वापस ले आते हैं।
और अवध का नवाब डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाती है, सिर्फ अंग्रेज कहते भर हैं। असल में उस समय तक जो अवध का नवाब था वो मीर कासिम ही था। ये इस बात का दावा करता है और इसी के लिए विद्रोह छेड़ देता है, मतलब उसे एक बहाना चाहिए था। तो ये अपनी आर्मी, अपना दल बल इकट्ठा करके जाता है सीधा अवध की ओर और उसके बाद शुजाउद्दौला से मिल जाता है और यहाँ मुगल बादशाह का भी पूरा पूरा सपोर्ट प्राप्त होता है। तो ये पूरा युद्ध का मैदान तैयार हो जाता है। ये आपने देखा। अब यहाँ पर जो नवाबों का क्रम है उसी पर चर्चा हो रही है। इसमें अगर देखा जाए तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें ये पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो मुगल शक्ति थी उसका पराभव होता है और अंग्रेज हावी हो जाते हैं। इसके बाद अवध का जो अगला यहाँ पे नवाब है, ये तो आपने शुजाउद्दौला के बारे में देखा। अवध का जो अगला नवाब है उसमें सआदत खां का नाम आता है। इसमें सआदत खां बुरहानुल मुल्क की बात नहीं हो रही है, ये दूसरा वाला सआदत खां है, ठीक है। तो सआदत खां की अगर बात करें तो इसका जो टाइम है वो 1798 से स्टार्ट होता है और 1814 तक चलता है। मतलब ये इतने समय तक रहता है। और इसके समय में अवध वाला जो पूरा रीजन था वो अंग्रेजों से सब्सिडरी अलायंस कर लेता है। मतलब जो सब्सिडरी अलायंस उस समय चल रही थी, सहायक संधि, उसको इसी समय में, इसी के शासनकाल में अवध एक्सेप्ट कर लेता है। और जब तक अंग्रेजों का मराठों पर पूरा कंट्रोल स्थापित नहीं हो जाता है, मराठे एक उग्र शक्ति के तौर पे उभरते हैं और इनसे जितने भी यहाँ पे नवाब वगैरह होते हैं वो एकदम से खौफ खाते हैं। तो अंग्रेज इनको जब एकदम से सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो उसके बाद ये निश्चिंत हो जाते हैं। तब तक जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, मतलब अंग्रेजों का एक मेन मोटिव होता था कि जो यहाँ पे नवाब वगैरह हैं उनको मराठों के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। मतलब भारत के अंदर की ही ताकतों को आपस में लड़ाकर ये दूर खड़े होकर तमाशा देखते थे, यही इनका फंडा होता था। तो ऐसे में ये जितने भी नवाब होते थे उनको अगेंस्ट या एक बीच में जो मध्यवर्ती होता है उसके तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो ये बात है। उसके बाद आप देखें तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था। उसी के समय में ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगता है उसके चलते यहाँ पे इसका विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। तो वाजिद अली शाह का जो समय है वो 1847 से स्टार्ट होता है 1847, ये समय है इनका, ठीक है। 1847 से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये नवाब कब तक बने रहते हैं, 56 तक, मतलब 1856 तक। और उसके बाद इनके ऊपर वही कुशासन का आरोप लगता है और उसके बाद ये पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। जब विलय हो गया तो यहाँ राजा की कोई बात ही नहीं है, क्षेत्र में शांति कायम हो जाती है तभी। और कभी कभी कुछ जो ट्राइबल यहाँ पे रिवॉल्ट्स हैं या रिबिलियंस हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन शांति बहाल रहती है। मतलब एक जैसे अंदर अंदर गुस्सा भड़क रहा है लेकिन ऊपर से लग रहा है कि सब कुछ ठंडा है। जनवरी 1832 की अगर बात की जाए, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जनवरी 1932 की अगर बात की जाए तो इस समय ये घोषणा की जाती है, बहुत बाद की बात हो रही है। वो 1857 की जो क्रांति है वो पीछे छूट गई। अभी जो नया दौर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का यहाँ शुरू हो चुका है, 19वीं शताब्दी खत्म हो चुकी है और 20वीं वाली स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में ये घोषणा की जाती है कि ये जो फ्रंटियर प्रांत है या फ्रंटियर प्रोविंस है जो कि अवध वाले क्षेत्र में ही आता था, इसको एक गवर्नर प्रोविंस के तौर पे गठित किया जाए। और उसके बाद 1947 से प्रांत जो है वो पाकिस्तान से रिलेट करता है। तो ये अलग बात है, बाद की चीज़ है। एक बात इसमें खास है, देखिए अंग्रेज़ों को ये मौका क्यों मिलता है कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाते हैं। कुछ यहाँ पर कमियाँ नवाब के अंदर भी थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत भारी मात्रा में जो टैक्सेस हैं वो लोगों के ऊपर थोप रहे थे और जनता इनसे असंतुष्ट हो गई थी इस मामले में। तो ये एक सबसे बड़ा मोहरा था जिसको कि अंग्रेज़ों ने यूज़ किया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। चूँकि ब्रिटिश भारत में आने वाले अकेले नहीं थे, ये जो ब्रिटेन से आने वाले गोरे लोग अंग्रेज़ थे, ये भारत में अकेले नहीं आते हैं। इनके अलावा बहुत सारी जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो भी आती हैं। आप क्रम से देखें तो पुर्तगाली ही सबसे पहले आते हैं और बहुत ज़्यादा फैलते हैं, लेकिन अंत में सिकुड़ कर रह जाते हैं। फ्रांसीसी भी कम नहीं थे, वो कम पावरफुल नहीं थे, लेकिन वो भी सफल नहीं होते हैं। ऐसी कौन सी वजह थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और अंत में ये यहाँ पर ऐसा पैर जमाते हैं कि इनको खदेड़ने के लिए हमें बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। भागते तो है ही हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ये क्या वजह इनके पीछे रही होगी? तो सबसे पहली वजह तो इच्छा शक्ति थी। देखिए, कहीं भी शासन करने के लिए या किसी भी काम को अपनी पूरी जी जान से करने के लिए आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए या इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा जुनून होना चाहिए, पैशन उस चीज़ के लिए होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें इन ब्रिटिशर्स के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चाहे वो प्राइवेट कंपनी होने की वजह से रहा हो या फिर बाद में क्राउन का शासन था तो भी सरकार ने भी वही रवैया अपनाया। तो इनका तरीका अलग था बाकी जो कंपनियां थी या बाकी जो विदेशी थे उनकी तुलना में। अब यहाँ पर कुछ जायज़ कारण गिनाए गए हैं। एक तो सुपीरियर आर्म्स, मतलब इनके जो हथियार थे वो काफ़ी उन्नत क्वालिटी के थे, अच्छे थे। इसके अलावा मिलिट्री डिसिप्लिन जो था, आपने देखा है कि जो पुर्तगाली थे उनकी सेना में भ्रष्टाचार व्याप्त था। हथियार तो उनके पास भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा जो यूरोप था उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ही नहीं था, सिर्फ इंग्लैंड में आया था। इंग्लैंड में शुरू होता है लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही थी, उसमें वेपन्स भी बन रहे थे। तो वेपन्स से सभी परिचित थे और सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी मात्रा में हथियार तो थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जो पुर्तगीज़ थे या फ्रेंच लोग थे उनके अंदर डिसिप्लिन का अभाव था, मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं था और इसकी वजह से इनकी सेना संगठित होकर जी जान से लड़ती नहीं थी।
और इधर जो ब्रिटिशर्स थे इनके अंदर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था और इतना ज़्यादा प्रेरणा थी कि ये जी जान से अपना जो लड़ने का या अपना काम करते थे, और ये बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा सिविल डिसिप्लिन था, मतलब इनके अंदर एक अनुशासन था, और अनुशासन जो होता है सफलता का पहला मंत्र होता है। उसके बाद ब्रिलियंट लीडरशिप थी। जो फ्रेंच लोग थे और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन अगर किया जाए तो उनके बीच में लीडरशिप का जो सबसे बड़ा अंतर है वो दिखाई देता है। इनकी जो लीडरशिप थी ब्रिटिशों की वो सबसे उत्तम थी, मतलब इनके जो लीडर हुआ करते थे ना वो अपने आप में बेजोड़ थे, विच डिड नॉट बॉदर अबाउट एडॉप्टिंग अनसरप्लस प्रैक्टिसेस। मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते थे वो किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करते थे, और उनका जो नेता होता था वो अपने स्तर पर प्रयास करता था। मतलब जैसे आप क्लाइव को देखते हैं तो क्लाइव खुद सेना को लीड करता था, वो बहुत कुशल नेता था, और इसी प्रकार से अन्य भी आपको दिखाई देंगे। तो ये सामने से आकर जो आगे का मोर्चा होता है उसको संभालते थे, और पीछे पीछे इनकी जो पूरी मिलिट्री होती थी वो इनके पीछे अंडर में चलती रहती थी। फ्रेंच जो थे उनके अंदर ये कमी थी। आपने डुप्ले का जो सब्सिडियरी अलायंस वाला यहाँ एक्सपेरिमेंट है उसको देखा है, सबसे पहले उसी ने किया था, वो फ्रेंच गवर्नर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो आगे से आकर युद्ध नहीं करना चाहता था, वो पीछे छिपकर अपना पर्दे के पीछे छिपकर तमाशा देखता था, और उसकी सेना को भेज दिया जाता था कि जाओ लड़ो। तो ऐसे में नेता विहीन सेना वो बिखरते देर नहीं लगेगी और अंत में वो असफल हो जाता है। तो ये कुछ बातें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, चूंकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी वो पहले इंग्लैंड में आती है, और इसकी वजह से इंग्लैंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीज़न था, और भी कई सारे कारण थे, और कई सारी इन्होंने कॉलोनीज़ बना रखी थी, तो उन कॉलोनीज़ से बढ़िया मात्रा में एक्सप्लोटेशन करते थे, और उससे भी इन्हें बहुत अच्छी अर्निंग होती थी। ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा नेशनल प्राइड, इनके अंदर राष्ट्र गौरव की भावना थी, अपने देश को सबसे सर्वोपरि मानना, अपनी सभ्यता को सर्वोच्च समझना, ये उन्नति का पहला रास्ता होता है। पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप श्रेष्ठ हैं, आप सर्वोत्तम हैं, और फिर उसको साबित करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इसी प्रकार से करते थे। इसके बाद आगे चलें, ये तो हमने इनके बारे में देखा कि ये सफल क्यों होते हैं। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल के नवाब थे वो कम ही सुनते थे अंग्रेजों की, हालांकि मीर जाफर जैसा गद्दार भी उसमें था। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहता था। ऐसे ही मैसूर वाले राज्य से होता था, और अवध वाले से आपने देख ही लिया है। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी से, यानी प्लासी का युद्ध, और ये होता है, इसकी डेट एग्जैक्टली याद करिएगा तो 1757। ये तो हर बच्चे को याद है, लेकिन आपको 23 जून याद रखना है, क्योंकि तारीख ये महत्वपूर्ण है। जब डेट यहाँ पे घिसी हुई है तो तारीख पर आपको ज़्यादा गौर करना चाहिए। 23 जून 1757, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो वायसराय था तत्कालीन, वो सिराजुद्दौला के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लेता है, मतलब उसे पराजित कर देता है। प्लासी का जो युद्ध है वो किसके बीच में होता है, तो यहाँ पर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में सामने सामने होता है, और मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला की ओर से था वो धोखा कर देता है, और उसके षड्यंत्र का परिणाम ये होता है कि नवाब की सेना हार जाती है। तो ये पूरी घटना है। अब यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध होता है, इससे बंगाल वाला पूरा रीजन ये ब्रिटिशों के अधिकार में आ जाता है। मतलब क्लाइव इसको पूरा कैप्चर कर लेता है, यहाँ का गवर्नर बन जाता है, और यहाँ एक कठपुतली नवाब बैठा देता है जो कि मीर जाफर था। मीर जाफर को प्लासी में अपना सपोर्ट देने का इनाम मिल जाता है। ये कुछ काम था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर को आप देख रहे हैं, तो होता यह है कि मीर जाफर के कुछ समय बाद उसको यहाँ से हटाकर अंग्रेज जो थे वो किसी भी इंडियन को या यहाँ के जो नेटिव लोग थे उसको परमानेंट यहाँ एक जगह पे जमा कर नहीं रखते थे। वो जानते थे कि वो ज़्यादा समय तक वहाँ रहेगा तो कुछ खुराफात शुरू कर देगा, तो वो एक के बाद एक इन्हें रिप्लेस करके हटाते जाते थे, नया लाते जाते थे। तो अंग्रेज सोचते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो क्लाइव इसमें काम करता है कि यहाँ पर मीर कासिम को ले आ देता है। मीर कासिम कौन था, तो मीर कासिम जो था ये मीर जाफर का नेफ्यू था, उसका भतीजा था, ठीक है। और उसके बाद मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है तो ये दूसरे ढंग का इंसान था। ये मीर जाफर की तरह से एकदम तलवे चाटने वाला गुलाम नहीं था। इसकी अपनी स्वतंत्र सोच थी, और ये सोच रहा था कि कैसे आज़ादी प्राप्त की जाए, और इसकी महत्वाकांक्षा को अंग्रेज तुरंत पहचान जाते हैं, तो वो इसके एकदम पीछे लग जाते हैं, दबाव डालने लगते हैं। तो अंत में ये अपना क्षेत्र थोड़ा अलग कर लेता है। मतलब बंगाल के जिस क्षेत्र पर, बंगाल बहुत बड़ा था, तो बंगाल के जिस क्षेत्र पर अंग्रेज काबिज रहते हैं वहाँ से ये हटकर जो सुदूर प्रांत है उधर की ओर चला जाता है, और वहाँ पर अपनी शक्ति इकट्ठी करने लगता है। और अंग्रेजों की सेना को इसने बहुत करीब से देखा था, तो उसके बाद ये क्या करता है, उसी प्रकार के हथियार और वैसी ही जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो अपने सैनिकों को दिलवाना शुरू करता है। कुल मिलाकर वो ताकत इकट्ठी कर रहा था, और ताकत किस लिए इकट्ठी कर रहा था ये आप बेहतर जानते हैं। अंत में ये होता है कि जब इसके पूरे षड्यंत्र की जानकारी अंग्रेजों को लगती है तो वो इसे बंगाल के नवाब के पद से अपदस्थ कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और वापस मीर जाफर को आसीन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो जाता है। तो उसके बाद इसी के विरोध में ये जाकर मिल जाता है शुजाउद्दौला से, और उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ता है, और उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियां होती हैं जो कि उल्लेखनीय नहीं। ये पूरी घटना थी, और वही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ बक्सर का युद्ध बताने की आवश्यकता नहीं, 1764, और यहाँ पर जो क्लाइव था ये वायसराय था, और यहाँ कंबाइंड सेना लड़ रही थी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, मतलब मुगल एम्परर यानी शाह आलम सेकेंड। और बक्सर नाम का प्लेस जो कि बिहार में है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाता है।
और इंग्लिश पावर जो है यहाँ पे पूरी तरह से हावी हो जाती है। कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में जो दस्तावेज तैयार हुआ था और जिसकी संभावना दिख रही थी, वो संभावना यहाँ पे एकदम से आकर प्रत्यक्ष हो जाती है और इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं बक्सर के युद्ध में। मतलब ये तय हो जाता है कि भारत में रूल कौन करेगा। इसके बाद नीचे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको दिखाई दे रही है। बक्सर के युद्ध में फैसला तो हो ही जाता है, लेकिन अभी उसकी जो कागजी कार्रवाई थी वो बची हुई थी। मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े वेरीफाई करने की बात थी। जैसे आपको जॉब मिलती है या कहीं भी आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं तो लिस्ट में आपका नाम आ गया, बस आपका सिलेक्शन तो वही हो गया, लेकिन उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है और वहाँ से अपना जो भी क्रियाकलाप है वो करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे इलाहाबाद की जो संधि है वो उसी प्रकार की फॉर्मेलिटी थी और ये होती है 1765 में। ठीक है, 1764 में बक्सर होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि मतलब क्या? इलाहाबाद में जो अकबर का किला है ना, उसी में होती है। मतलब शाह आलम द्वितीय वहीं पर रह रहा था। और उसके बाद जितने भी दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट का मतलब है कि आप वहाँ के सर्वे सर्वा दीवान बन जाएंगे, तो इस प्रकार का जो अधिकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, वो पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो क्लाइव इसका पूरा सर्वे सर्वा बन जाता है, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी। और ट्रीटी विथ नवाब ऑफ अवध, यहाँ पे नवाब जो अवध के थे उनके साथ भी ट्रीटी होती है। और उसके अलावा शाह आलम सेकेंड जो कि मुगल एम्परर था, उनके साथ भी ट्रीटी होती है। डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको आप देखेंगे तो डुअल गवर्नमेंट की स्थापना होती है 1765 से लेकर 1772 के बीच में। ये क्लाइव के ही सौजन्य से होती है। यहाँ तक हमने कॉन्फ्लिक्ट को देखा, जो कि इंग्लिश जो व्यक्ति थे या यहाँ पे वायसराय और गवर्नर जनरल थे उनके, और जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में। इसके बाद ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। मैसूर राज्य ये ब्रिटिशों को हमेशा परेशान करता था, क्योंकि यहाँ पर हैदर अली और टीपू जैसे जाबाज योद्धा रहा करते थे। ये दोनों बड़े ही महत्वाकांक्षी थे और इनकी जो सोच थी वो बेहद इनोवेटिव थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो हैदर अली जितना ज़्यादा विद्वान और बुद्धिमान था, उतना ही ज़्यादा टीपू सुल्तान भी था। ये दोनों विज्ञान और जो खगोल शास्त्र था उसकी भी जानकारी रखते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि रॉकेट लॉन्च करने की जो प्रणाली है उस पर टीपू सुल्तान ने काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिखा था और रॉकेट की लॉन्चिंग भी की गई थी। तो ये सब बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा इनकी एक और खूबी थी कि ये जानते थे कि अंग्रेजों से ये अकेले लोहा नहीं ले सकते। अंग्रेज अब बहुत बड़ी चीज़ हो गए हैं, इनका पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। तो ऐसे में इन्हीं के बराबर की कोई शक्ति से अगर हम मदद लेते हैं, कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो वही बात है। तो यहाँ पर कोई इन्हीं के बराबर वाली जो शक्ति है, जो कि इन्हीं के क्षेत्र या इन्हीं की तरह की हो, उसकी अगर हम मदद लेते हैं तो हम अंग्रेजों से निपट सकते हैं। ये बात टीपू सुल्तान भी जानता था और हैदर अली भी जानते थे, और इसीलिए दोनों ही यहाँ फ्रांसीसियों से काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं। फ्रांसीसियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फ्रेंच लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं। और इसके पीछे फ्रांसीसियों का फ़ायदा क्या था? तो फ्रांसीसी ये सोच रहे थे कि टीपू सुल्तान पहले रास्ता खाली करें, उसके बाद हम उस रास्ते से चलते हुए भारत में एक बार फिर से पैर जमा लें, जो कि वांडीवाश में उखड़ गया था। तो पैर जमा लें और उसके बाद यहाँ अपना शासन स्थापित कर लें, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो यहाँ दोनों का बेनिफिट था और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1767 से लेकर 69 तक, और इसका जो समापन होता है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से होता है, यानी मद्रास की संधि। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को आप देख रहे हैं 1779, और 1779 से ये स्टार्ट होता है 1784 तक चलता है। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार को आप देख रहे हैं, 4 बार जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लड़े जाते हैं। 4 बार लड़े जाते हैं। 4 जो संख्या है वो यहाँ पे कम नहीं होती। 4 बार युद्ध होने का मतलब है कि बहुत तगड़ा संघर्ष रहा होगा। इसके बाद जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है उसमें आप डेट देखिएगा 1799, और मैसूर इज कॉन्क्वेस्ट बाय ब्रिटिश फोर्सेस। टीपू सुल्तान मारा जाता है, जो कि इसका शक्ति संस्थापक था और आखिरी स्तंभ था, और उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद साम्राज्य बिखरते देर नहीं लगती है। और उसके बाद अब अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पूरा कब्जा स्थापित कर लेते हैं और एक अल्पवयस्क जो राजकुमार होता है या बच्चा होता है उसको गद्दी पर बैठा देते हैं ताकि अपनी मनमानी कर सकें। तो एक तरह से ये फॉर्मेलिटी ही होती है, सीधा सीधा शासन अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। ये पूरा है। इसकी डेट आपको याद रखनी है। यहाँ से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसमें सीक्वेंस अरेंज करने के लिए कहा जाता है, या फिर ट्रीटी पूछी जाती है कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध या जो एंग्लो मैसूर वार है उसमें कौन सी ट्रीटी हुई थी। जैसे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, इसको मिलान कीजिए कि कौन से युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से समाप्त होता है, वैसे ही, और डेट भी आपको याद रखनी है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना डाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी। जब यहाँ पे मैसूर साम्राज्य के साथ अंग्रेजों का टकराव हो रहा था, वैसे ही एक महत्वाकांक्षी हिंदू शक्ति यहाँ पर थी मराठों की। ये अखंड हिंदू साम्राज्य की स्थापना के तौर पे जाने जाते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र क्षेत्र में। दक्कन का पूरा इलाका और शिवाजी महाराज से ये शुरू होता है। हालांकि मराठे पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि ये नए पैदा हो गए शिवाजी के समय में, लेकिन शिवाजी का जो व्यक्तित्व था वो एक बेजोड़ नेता का था। मतलब उनके बारे में लोग जाति धर्म और तरह तरह की चीज़ें, कि मतलब वो बनारस से पंडित मंगाकर और वहाँ छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ का कोई उन्हें मान्यता नहीं दे रहा था कि आप निम्न कुल के हैं।
ऐसा कुछ भी अगर एक तरफ कर दें, ये सब जातिवादी जो है ये बकवास होता है, तो आप भी जानते हैं। तो शिवाजी महाराज के अंदर एक गजब के नेता का गुण था और वो मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे और प्रतीक थे। एक शेर की तरह से वो शासन करते थे और जितने भी उनके सामने उनके शत्रु आते थे वो टिकने का साहस नहीं करते थे। औरंगजेब भी उनसे खौफ खाता था मन ही मन, भले ही बाहर से जाहिर न करे। तो ये इनकी स्थिति थी। और मुगल जब मुगलों का जो वर्चस्व था ना, औरंगजेब के समय में वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है। आप जानते हैं कि दक्कन वाली इसकी पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये एकदम से दक्कन पर जुट पड़ता है, मतलब कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इसको दबा दिया जाए। तो शिवाजी महाराज एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उतने में भी ये बहुत लंबे समय तक कमान संभाले रहते हैं और पूरी मराठा शक्ति को एकजुट करने का काम करते हैं। तो यहाँ जो मराठों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है वो बार बार होता है, लेकिन आप देखिए कि ये जो संघर्ष है ये बाद वाला है। शिवाजी महाराज की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके जो यहाँ पे सक्सेसर होते हैं उनमें आपस में ही उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। आप देखेंगे कि अशांति फैल जाती है। उसके बाद ये विभाजित होने लगते हैं, छोटे छोटे इनके पार्ट बंटने लगते हैं, तो इनकी जो संगठित शक्ति है वो टूटने लगती है। उसके बाद पानीपत का जो थर्ड वार होता है उसमें ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये इनके संगठन का अभाव था, जो एकजुटता शिवाजी महाराज के समय में थी वो बाद में खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर पेशवाई स्टार्ट हो जाती है। पेशवाई के बाद फिर अलग अलग जो मराठा राज्य हैं वो इस्टेब्लिश होने लगते हैं, जैसे सिंधिया और होलकर, इस प्रकार के। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार को, और ये होता है 1775 से लेकर 82, बीच में लंबा गैप है। और इसका जो समापन है वो ट्रीटी ऑफ सूरत से होता है, यानी सूरत की संधि 1775 में होती है। ये एक एक डेट आपको ध्यान रखनी है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जो संधि है ये 1776 में होती है, और ट्रीटी ऑफ सालबाई ये 1782 में होती है। इस प्रकार से ये तीन जो संधियां हैं ना, इन्हें आपको याद रखना है। और सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है ये 1803 से लेकर 1805 तक होता है, और भसीन की जो संधि है 1802 में, उससे इसका समापन होता है। इसके बाद आगे चले तो थर्ड एंग्लो मराठा वार को आप देख रहे हैं, और ये जो है ये 1817 से लेकर 1890 तक चलता है। कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द मराठास, मराठा पराजित क्यों होते हैं, इनके पीछे, इनके हारने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेतृत्व का अभाव था, मतलब कुशल नेतृत्व था ही नहीं। जब कुशल नेतृत्व इन्हें मिलता है तो ये एकदम से जान लगा कर लड़ते हैं और सबकी एकदम बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कुशल नेतृत्व देने वाला कोई वैसा योग्य शासक नहीं हुआ। अगर रहा होता तो निश्चित रूप से ये अभी भी अखंड शक्ति बने रहते। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, लीडरशिप का अभाव था। इसके अलावा डिफेक्टिव नेचर ऑफ स्टेट, और इसके साथ साथ लूज पॉलिटिकल सेटअप। इनका जो राजनीतिक तंत्र था अंदर से वो खोखला हो गया था, मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा करके, कलह करके आपस में ही ये बिखर गए थे, मतलब आपस में ही नहीं पट रही थी। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे यूस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो बड़ी ही अनस्टेबल हो गई थी। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड अपोनेस, मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की सत्ता थी वो हावी हो रही थी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि मराठों के अंदर कमजोरी आ रही थी अब धीरे धीरे समय के साथ। लीडरशिप एक तो इनके यहाँ एकदम गायब हो चुकी थी, जो लीडर थे भी वो उस लायक नहीं थे कि इतना बड़ा नेतृत्व संभाल सके। उसके अलावा नेचर जो स्टेट का था वो भी डिफेक्टिव हो चुका था। पॉलिटिकल बड़ी ही अशांति थी, पॉलिटिकल सेटअप पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इसके अलावा मिलिट्री सिस्टम इनका काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ अस्त व्यस्त था। असल में ज़्यादातर जो मराठे होते थे, जो सैनिक होते थे, वो किसानी का काम करते थे, कृषक होते थे पेशे से, और जब उन्हें राजा की आवश्यकता होती थी तब जाकर वो हथियार उठाते थे और युद्ध के लिए आकर तैयार हो जाते थे। इस प्रकार का होता था, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं रह गई थी, प्रशिक्षण नहीं रह गया था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई 1 साल तक युद्ध न लड़ा हो, खेत में जाकर धान बो रहा हो और गेहूं काट रहा हो, इस प्रकार का किसान है बेचारा, भले ही वो कितना सक्षम हो, लेकिन एकाएक उसको युद्ध का आह्वान मिल जाए कि आओ लड़ो, तो वो कितने अच्छे ढंग से लड़ लेगा। और यहाँ उल्टे अंग्रेज़ों के पास एक अनुशासित आर्मी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। उनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती थी, वर्दी होती थी, बढ़िया हथियार होते थे, और रोज़ का रोज़ अभ्यास करने से वो एकदम से तेज रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो मराठों से ज़्यादा सुपीरियर थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस यहाँ काम देती थी। तो इसलिए मराठे यहाँ दबने लगे। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी भी इनकी बड़ी ही बेकार थी, मतलब मैनेज करके नहीं चलते थे। तो जब आर्थिक कमजोरी आती है तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। इसके बाद इंग्लिश डिप्लोमेसी को आपने देखा ही, और प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, ये भी एक समस्या थी। मतलब अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीतियां हैं ये फैल रहे थे लगातार, और फैलने के रास्ते में मराठे आ रहे थे, तो इनके साथ इनका टकराव हो रहा था। इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ये हम लोग देख क्या रहे हैं। यहाँ हमने अवध से स्टार्ट किया था इस वीडियो में, और उसके बाद हमने मैसूर साम्राज्य को देखा, मैसूर साम्राज्य के बाद बंगाल को देखा, बंगाल के बाद अब हम मराठों को देख रहे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरा भारत का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग स्थानों पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, और इन शक्तियों को हटाना ही अंग्रेज़ों का पहला मकसद था, क्योंकि इनको हटाए बिना वो अपना अखंड साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, एक एक करके अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। मतलब एक साथ सबसे भिड़ेंगे तो हार जाएंगे।
तो थोड़ा थोड़ा करके पहले ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा कर रहे हैं, उसके बाद वाला जो पूरा इलाका है मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर इधर उत्तरी भाग उस पर बक्सर में कब्जा कर लेते हैं। उसी प्रकार से मैसूर साम्राज्य के साथ ये अपना यहाँ लोहा लेते हैं और मैसूर साम्राज्य का भी यहाँ समापन कर लेते हैं, मतलब विलय कर लेते हैं। मराठों के साथ भी यही काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जम रहे हैं, यहाँ अपना पैर जमा रहे हैं। इसके बाद आप कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को देखेंगे, यहाँ पर ये 1843 का है, लॉर्ड एलिनबरो के समय में होता है। मतलब उस समय जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था भारत में वो कौन था? लॉर्ड एलिनबरो था। इसके बाद आगे चले तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब आप देख सकते हैं और इसमें 3 मुख्य बातें यहाँ बताई गई हैं और इनकी डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये होती है 1809 में, 1809 में होती है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। बहुत बार इस तरह के प्रश्न बनते हैं। यहाँ जो संधियाँ हुई हैं ना मराठों के साथ या सिखों के साथ या मैसूर साम्राज्य के साथ या कर्नाटक युद्ध के द्वारा जो संधियाँ हुई थी पीछे वाली, उन सबको आपको याद करके रखना है। डेट यहाँ महत्वपूर्ण होती है, खासतौर पे यूपी पीसीएस में। इसके बाद देखिए 1809 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो हुई थी और यहाँ महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशों के बीच में ये हुई थी। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार यानी पहला जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1845 से लेकर 46 तक होता है और सेकेंड जो एंग्लो सिख वार है वो 1848 से लेकर 49 तक होता है। तो ये पूरा टाइम चल रहा है। इसके बाद ब्रिटिश पैरामाउंटेसी इन एक्शन, मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिशों की शक्ति है उसके बारे में देख रहे हैं, उनकी नीतियाँ कैसी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी पॉलिसी बनाते थे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते थे और उसको उतने ही बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट भी करते थे। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। समय समय पर जो भी इनके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आते हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या वायसराय रहे हो, तो उनकी नीतियाँ बड़ी विचित्र विचित्र होती थी। वो अपने ढंग से काम करते थे लेकिन कारगर होती थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ रिंग फेंस की जो पॉलिसी है ये वॉरेन हेस्टिंग्स की थी। इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस को लाने वाला कौन था ये आप जानते ही हैं, वेलेजली। और यहाँ पर जब बात सब्सिडरी अलायंस की हो रही है तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कब इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ आप देखिए कि जो शुरुआती राज्य हैं, शुरुआत में एक्सेप्ट करने वाले, उसमें हैदराबाद है। हैदराबाद के निजाम को कुछ ज़्यादा ही जल्दी पड़ी थी। ये आदमी जो था ये कभी भी भारत पर विश्वास नहीं कर पाया, मतलब भारत की जो एकता थी या भारत की जो सभ्यता थी उस पर यकीन नहीं कर पाया। ये हमेशा डरा डरा रहता था। और यही हाल आप देखेंगे कि बाद में जब ये 1947 का जो समय आता है, मतलब आज़ादी के बाद वाला, उसमें भी इसका भय एकदम प्रत्यक्ष तौर पे सामने आता है। मतलब यहाँ तक करना पड़ता है इसे कि पाकिस्तान से मदद मांगने को तैयार हो जाता है। अब इतनी कायरता आप समझ सकते हैं। तो यहाँ ये आदमी डर गया कि मराठे मेरे ऊपर हमला कर लेंगे और मराठों का अगर हमला हुआ तो हम 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम एकदम से भोग विलास का अपना साधन खोल कर बैठे हुए हैं, मतलब अपना खजाना भरे हुए हैं और जनता को परेशान किए हुए हैं। लड़ने की तो हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो मराठे एकदम से हमें कुचल देंगे। और इस डर से ये सीधा सीधा अंग्रेज़ों की बात मान लेता है कि नहीं भाई आओ, मेरा बाहर वाला जो राज्य की सीमा है या सीमावर्ती क्षेत्र है उसको सुरक्षित करो और अंदर वाला हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये 1798 और 1800 दो इसमें डेट दी हुई है। उसके बाद मैसूर 1799, मैसूर साम्राज्य के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। टीपू सुल्तान का पतन हो चुका था। टीपू सुल्तान अपने जीते जी यहाँ सब्सिडरी अलायंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद तंजौर को देखें आप, तो तंजौर जो है ये अक्टूबर 1799 में एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अवध, ये डेट आपको दिमाग में रखनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक डेट पूछी जाएगी, लेकिन क्रम पूछा जाएगा कि पहले कौन करता है बाद में कौन करता है, या लिस्ट दे देगा, मैच करने को कहेगा। इसके बाद अवध का आप देखें तो नवंबर 1801, पेशवा जो थे उनका अगर देखें तो 1801 ये दिसंबर का था। भोसले अब बरार के जो भोसले थे दिसंबर 1803। इसके बाद सिंधिया ग्वालियर का फरवरी 1804 न चाहते हुए करते हैं। उसके बाद जोधपुर 1818, जयपुर 1818 और मछेरी को आप नीचे देख रहे हैं 1818, बूंदी 1818 और भरतपुर 1818। तो डेट इसमें ज़्यादातर सेम है, जैसे 1818 का जो डेट है ना वो सब में, यहाँ देखिए सब में कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर, इनकी जो कॉमन डेट है वो क्या है, 1818 है। इस प्रकार से याद करेंगे तो आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने सब्सिडरी अलायंस को देखा। अब इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेलेजली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा विस्तारक ब्रिटिश साम्राज्य का था वो डलहौजी ही था और ये अंतिम भी था। इसके बाद कोई हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता लग गया था कि भारतीय भी विद्रोह कर सकते हैं। 1857 का स्वाद मिल गया था। तो लैप्स स्टेट जो थी, मतलब यहाँ पे हड़पी गई जो स्टेट थी, उनमें अगर आप देखें तो सतारा का पहले शिकार किया जाता है। ये शिकार ही हो रहा होता है। तो ये 1848 से स्टार्ट होता है, डलहौजी जैसे ही आता है वैसे शुरू कर देता है। तो 1848 से स्टार्ट होता है और 1856 तक ये चलता है। असल में अंग्रेज़ों को ये पता लग जाता है कि यहाँ के रजवाड़े करते क्या है। मतलब उनकी अगर अपनी कोई संतान नहीं होती थी तो वो अपने किसी संबंधी या राज्य के किसी बच्चे को या व्यक्ति को कानूनन गोद ले लेते थे, मतलब घोषित कर देते थे कि मैं उसे दत्तक पुत्र के तौर पे अडॉप्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद उसे ही अपनी पूरी राज्य की जो सत्ता है वो सौंप देते थे। ऐसा बहुत सारे रजवाड़ों ने किया था। और अंग्रेज़ यहाँ ये सोच रहे थे कि क्यों नहीं इसी में थोड़ा सा पेंच अगर डाल दिया जाए तो ये जो प्रिंसली स्टेट है ये हमारी हो सकती है। मतलब पेंच यही है कि आपका अगर खुद पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है तो आप गोद लिए हुए बच्चे को यहाँ पे सिंहासन पर नहीं बैठा सकते, चाहे वो कोई भी हो।
मतलब अडॉप्टेड जो चाइल्ड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब उसे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में फिर रजवाड़े जो है वो यहाँ पे जितने भी राज्य आप देखेंगे वहाँ ये समस्या होती है, अवध को छोड़कर। ठीक, तो आप देखिए सतारा 1848, संभलपुर 1849, सबसे पहला शिकार कौन बनता है? सतारा बनता है। उसके बाद आप नीचे देखिए तो यहाँ पे संभलपुर 1849 और ये भगत लिखा है ना, तो ये बघाट होगा, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। बघाट 1850, उदयपुर 1850, नागपुर 1854, उसके बाद झांसी 1855 और अवध को अगर आप देखें तो 1856। और इसका जो यहाँ पे एनेक्स करने का रीज़न था वो दूसरा था, ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ का नवाब बेहिसाब तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था और जनता परेशान थी। और इसी बात को आधार बनाकर डलहौजी वहाँ पर आरोप लगाता है कि नवाब जो है करप्ट है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और वाजिद अली शाह का शासन उनसे छीन लिया जाता है। तो ये कुछ हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। उसके बाद आगे चलें तो रिलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ नाइबरिंग कंट्रीज, ये तो अंदर चल रहा था, अंदर रजवाड़ों को खींचा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और उनकी जो ताकत है उनको कुचला जा रहा था। शासन स्थापित करने के लिए एकदम से अंग्रेज जो थे वो परेशान थे, रात दिन हाथ पैर मार रहे थे। बाहर क्या हो रहा था? ऐसा तो है नहीं कि भारत के बाहर कुछ है ही नहीं है, तो भारत के बाहर इसके जो नाइबर्स थे उनके साथ कैसा यहाँ संबंध है अंग्रेजों का, वो देखने की आवश्यकता है। तो बाहर से भी इनका कुछ खास अच्छा संबंध तो होता नहीं है, क्योंकि इनकी विस्तारवादी नीतियाँ हर जगह काम करती हैं। यहाँ आप देखें तो एंग्लो नेपाल जो रिलेशन है वो दिखाई देगा, और ये संगोली की संधि इसमें होती है 1816 में। इसके अलावा एंग्लो बर्मा रिलेशन अगर देखा जाए तो उसमें युद्ध ही युद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहला वाला जो एंग्लो बर्मा युद्ध है ये 1824-26 के बीच में होता है। उसके बाद सेकेंड एंग्लो बर्मा वार जो है ये 1852 में होता है। थर्ड वाला जो है वो 1885 में होता है। तो ये क्रम से चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ नेपाल के साथ भी छिड़ी हुई है जो गोरखा लोग थे, और बर्मा वाला जो क्षेत्र था म्यांमार वाला उसके साथ भी छिड़ी हुई है, मतलब अंग्रेज यहाँ भी एकदम से टूट पड़े हैं। उसके बाद एंग्लो तिब्बतियन रिलेशन को अगर देखें तो ट्रीटी ऑफ लासा होती है 1904 में, ये कर्जन के द्वारा की जाती है। और लासा की संधि करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर न चाहते हुए इस ट्रीटी के लिए विवश हो जाता है और इसमें अंग्रेजों को घाटा उठाना पड़ता है। इसके बाद एंग्लो अफगान रिलेशन अगर आप देखें तो ये भी बहुत अच्छे नहीं थे। अफगानों से तो वैसे भारत में सभी परेशान थे, ये ज़्यादा परेशान कर रहे थे बाहर से आके। अब अंग्रेज़ों के साथ भी वही होता है, तो ये युद्ध ही हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी ये ऑकलैंड की थी। उसके बाद पहला जो युद्ध होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये 1839 से लेकर 42 तक चलता है। और अफगान जो होते थे बड़े ही शक्तिशाली और जुझारू होते थे। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स करते क्या थे, ये अपने सैनिकों को पहले लड़ने के लिए न भेजे। जो इनकी सेना में भारतीय सैनिक होते थे, इंडियंस होते थे, उनको सामने लगा देते थे कि वो लोग मरें। जैसे आप देखते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो वहाँ पे अफगानी सेना का जब हमला होता है सारागढ़ी किले पर, तो वहाँ सिख रेजिमेंट मतलब जो सिख सैनिक हैं वो तैनात रहते हैं और वो गिनती के रहते हैं, बहुत नाम मात्र के। और वहाँ से 10,000 की जो आर्मी है वो अटैक कर रही होती है। इस पर एक फिल्म बनी है केसरी, अक्षय कुमार ने वहाँ पे लीड जो मेन किरदार है वो निभाया है, तो उसमें ये दिखाया हुआ है। और उसके बाद ये जो सिख रहते हैं ये एकदम जुझारू रहते हैं अपने धर्म के हिसाब से, ये आने से मना कर देते हैं। मतलब ब्रिटिश सरकार इनको यहाँ ऑर्डर देती है कि वापस लौट आओ और वो किला जो है वो अफगानों को दे दो, अभी के लिए यही सही है। लेकिन ये पीछे हटना मंजूर नहीं करते हैं और जितने रहते हैं वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर जूझते हैं और मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेज हमें बलि का बकरा बनाते थे और वही हो रहा है। तो यहाँ पर एंग्लो अफगान वार आप देख रहे हैं 1839-42। उसके बाद जॉन लॉरेंस की जो पॉलिसी थी यहाँ पे मास्टरली इनएक्टिविटी की, मतलब जो अकर्मण्यता की नीति थी उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद लिटन की जो पॉलिसी थी उसमें प्राउड रिजर्व की थी। मतलब लिटन की पॉलिसी एकदम से जो यहाँ पे जॉन लॉरेंस की पॉलिसी है उसके जस्ट अपोजिट थी, रिवर्स थी। इसके बाद आप देखें तो सेकेंड एंग्लो अफगान वार होता है। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि बीच में कोई युद्ध नहीं है, तो युद्ध इसीलिए नहीं है कि यहाँ पर जॉन लॉरेंस ने क्या किया, वो शांति बहाल करने का एक रास्ता खोजता है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई क्रियाशीलता हम नहीं दिखाएंगे, आप उधर खुश हैं हम इधर खुश हैं। लेकिन बाद में लिटन क्या करता है, लिटन फिर से आक्रामक हो जाता है और जब ये आक्रामक होता है तो बदले में उधर से भी जो रिएक्शन है वो इसे मिलता है अफगानों का, तो फिर से एक बार लड़ाई छिड़ जाती है। सेकेंड जो एंग्लो अफगान वार है वो 1870 से लेकर 80 तक होता है। ट्रीटी ऑफ गंडमक, ये जो गंडमक की ट्रीटी है ये होती है 1879 में। इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कम पूछे गए हैं उनसे ज़्यादा बनेगा। तो मई 1879 में ही होती है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर वाला क्षेत्र है वहाँ पे डूरंट एग्रीमेंट होता है 1893 में। ये अफगान एकदम से नाक में दम किए रहते हैं, तो अब रेखा का मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसका निर्धारण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर बॉर्डर लाइन ही नहीं रहेगी तो ये अपना आए दिन हमला करते रहेंगे। बॉर्डर बन जाएगा तो उसके पार वो रहें, इसके पार हम रहें, तो यहाँ पर डूरंट आयोग का गठन होता है। फिर डूरंट कमीशन यहाँ डूरंट रेखा का निर्माण करता है। तो वर्तमान में जो डूरंट लाइन है उसका मैक्सिमम पार्ट पीओके में चला गया है, क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन है तो वो भारत का ही। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको डूरंट रेखा कहा जाता है, छोटा सा बॉर्डर है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट आप देखेंगे और इसका जो पीरियड है, रीजन है, कॉजेज है, ये सब यहाँ पे ग्लांस के तौर पे देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ जो रिबेलियन है उनमें
पहाड़िया रिबिलियन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पहाड़िया विद्रोह। और ये 1778 में राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे होता है। इसका जो रीजन है या क्षेत्र है उसको आपको दिमाग में रखना है। 1778 की डेट याद रखनी है। यहाँ जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में तो आपको डिटेल में लिखना होता है, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डेट का बड़ा महत्व होता है, मतलब सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग भी डेट वाला जो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है वो पूछता है, मतलब डायरेक्टली डेट नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बताने के लिए कहेगा कि इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी डेट है उनको लिख कर आपको याद करना होगा। तो पहाड़िया रिबिलियन जो है ये अगर देखा जाए तो इनका पूरा क्षेत्र था राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे, 1778 का समय है। और ये लड़ाकू जनजाति थी। इस जनजाति का मतलब, इस ट्राइब का नाम ही है पहाड़िया। और इनकी ज़मीन पर ब्रिटिश लोग जो मतलब अंग्रेज थे वो यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे और उसी के खिलाफ ये बगावत करते हैं। यहाँ पर जितने भी ट्राइबल मूवमेंट आप देखेंगे या ट्राइबल रिबिलियंस देखेंगे वो बड़े ही उग्र और हिंसक होते थे प्रायः, मतलब मैक्सिमम उसमें से ऐसे ही होते थे। और मेन रीज़न उनका यही होता था कि उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो पूरी विरासत है, उनका जो इलाका है, वहाँ पे बाहर वाले हस्तक्षेप न करें। बाहर वाले इंटरफियर करेंगे तो ये उसके खिलाफ हथियार उठा लेंगे और फिर लड़ेंगे। और वही हुआ, अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे, नहीं तो लैंडलॉर्ड्स होते थे, नहीं तो दीकू लोग होते थे जो कि बाहर से आते थे, बहरदार होते थे, और यहाँ आकर अंग्रेजों की शह पर ये जो आदिवासी मजदूर होते थे इनकी ज़मीन को हड़पते थे। तो इससे ये नाराज होते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मुंडा रिबिलियन, संथाल रिबिलियन, ये सब खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहाड़िया को देखा, इसका क्षेत्र और डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला है वो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, चुआर है, चुआर अपराइजिंग, ठीक, यहाँ पे। और ये चुआर जो एबोरिजिनल ट्राइब मैन थे, मतलब ये जनजातियाँ ही थी, इनका है 1776 का, और अगेंस्ट राइज इन डिमांड एंड इकोनॉमिक प्राइवेटेशन बाई ब्रिटिश। मतलब इनका विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण जो अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें कि वो शोषण कर रहे थे, खूब सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, और बदले में इनका बेनिफिट कुछ नहीं के बराबर हो रहा था और इन्हें भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो उसी के एवज में ये शुरू होता है, चुआर रिबिलियन। इसके बाद कोल को देखेंगे आप, कोल अपराइजिंग, तो वो नीचे है यहाँ पर। और इसके बारे में कहा गया है ये छोटा नागपुर का रीजन था। पहले तो आपको क्षेत्र पता होना चाहिए कि कौन सा रिबिलियन या कौन सा जो यहाँ पर बगावत हो रही है वो किस क्षेत्र की। तो कोल रिबिलियन को अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे कोलों के द्वारा इसको किया गया था, और इनके जो लीडर थे उनका नाम बुद्धू भगत या बुद्धो भगत था। उन्हीं की लीडरशिप में 1831 में ये उठकर खड़ा होता है। और उसके बाद विद्रोह का जो मेन रीज़न था वो अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो पूरा क्षेत्र था यहाँ पे अपना फैलने वाली विधि, और जो कोल आदिवासी होते थे उनकी ज़मीन को दीकुओं को दिया जाता था। दीकू मतलब क्या? जो बाहरी लोग होते थे उनको दिया जाता था। दीकू शब्द भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार के भी बनते हैं। जैसे अभी 2020 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि उलगुलान का संबंध किससे। तो अब उलगुलान शब्द आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो दीकू लोग जो होते थे बहरदार होते थे, बाहरी व्यक्ति होते थे। इसके बाद आगे चले तो इसमें हो और मुंडा अपराइजिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। और हो और मुंडा अपराइजिंग जो है उसमें अगर आप देखें तो पहला तो राजा पराहत के लीडरशिप में होता है, और जनजाति, ये जो हो जनजाति है मतलब हो ट्राइब है, उनके द्वारा ये 1827 सिंहभूम और जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पर होता है। सिंहभूम जिला जो था यहाँ पे अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है, और जब अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है तो अंग्रेज़ क्या करेंगे आप जानते ही हैं, शोषण ही शोषण, और फिर इसकी बगावत होती है। इसके बाद जो दूसरा इसका फेज़ आप देखेंगे तो उसमें हो और मुंडा जनजातियाँ एक हो जाती हैं। पहले तो ये अलग अलग करती हैं, उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड होकर कर रही है 1831 में। और यहाँ इनकी जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी, मतलब भू राजस्व की पद्धति थी अंग्रेज़ों की, उसका प्रोटेस्ट किया जाता है। इसके बाद मुंडा जो यहाँ पे कम्युनिटी थी या ट्राइब थी, उसमें बिरसा मुंडा एक बड़े नेता के तौर पे खड़े होते हैं। और 1899 से लेकर 1900 तक का जो समय है उसमें इनका पूरा दौर रहता है, यानी ज़्यादा समय तक तो नहीं रहते हैं, मतलब टिकते नहीं हैं, लेकिन जितने समय रहते हैं बड़ा ही उग्र और भयंकर विद्रोह होता है। और रांची का जो दक्षिण, मतलब झारखंड में वर्तमान में है, उस समय ये बिहार वाला पूरा क्षेत्र था, तो रांची के दक्षिण में ये पूरा जो विद्रोह है ये खड़ा होता है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके अंत में जेल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर ये हैजे का शिकार हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब तक ये बाहर रहते हैं एकदम बढ़िया मात्रा में नेतृत्व देते हैं। इसके बाद आप देखें तो उलगुलान विद्रोह यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा, और उलगुलान के बारे में ही चर्चा हो रही थी, है ना। और इससे यूपीएससी में 2020 का जो प्रीलिम्स था उसमें प्रश्न आया हुआ था, इसे आप उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ भी इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस इस पर वीडियो अभी तक नहीं बना था, तो पिछले साल ही हमने ये सब दे रखा है। आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको हर परीक्षा में सहायता मिलेगी। ये गारंटी तो नहीं है कि प्रश्न जो है वो 100% आएंगे, लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उलगुलान अपराइजिंग को अगर आप देखें तो ये कुछ और नहीं है, ये मुंडा विद्रोह से ही जुड़ा हुआ है, ये कुछ और अलग चीज़ नहीं है। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह को समर्थन दिया था, उसी से अटैच हो जाता है।
तो बिरसा मुंडा का इसको पूरा सपोर्ट था और 1860 से लेकर 1920 तक ये चलता है। और इसमें भी वही रीज़न है, मतलब कुछ नया खास कारण नहीं है। सामंती और जमींदारी प्रथा जो थी उसको प्रारंभ किए जाने और साहूकार और ठेकेदार का जो एक्सप्लोटेशन यहाँ पे चल रहा था लगातार, शोषण ही शोषण, उसके विरोध में ये शुरू होता है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद अब नीचे संथाल रिबिलियन है और ये काफ़ी हिंसक और उग्र था। इसमें संथाल जो होते थे वो सीधू और कानू के नेतृत्व में यहाँ बगावत कर रहे थे। और इसमें विद्रोह का आलम ये था कि संथाल जो पूरी ट्राइब थी, मतलब इनकी पूरी पॉपुलेशन थी, उसमें बच्चा और बूढ़ा इसमें कोई फ़र्क नहीं था, सब हथियार बंद होते थे, बच्चे बूढ़े महिलाएं, और तीर कमान लेकर ये चलते थे और बहुत तेज तीरबाजी करते थे, मतलब तीरंदाजी में एकदम निपुण होते थे। कहा जाता है कि संथालों के गाँव में अंग्रेज सरकार घुस जाती है, मतलब अंग्रेज़ों के सैनिक घुस जाते हैं घोड़े पर बैठकर और बंदूक उनके पास रहती है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। संथालों का विद्रोह बहुत हिंसक था, एकदम से नाक में दम कर लेते हैं। तो अंग्रेज इन्हें कुचलने के लिए बहुत बर्बरता से पेश आते हैं, मतलब जहाँ देखे वहीं गोली मार दी जाए ऐसे। और इनके पास गोली बंदूक तो था नहीं, इनके पास तीर कमान था, लेकिन उससे भी बहुत बढ़िया ये लड़ते थे। तो ये एक संथालों के गाँव में घुस जाते हैं और वहाँ पर एक झोपड़ी रहती है और बाकी लोग तो जो मारे जाते हैं बाहर वाले वही हैं। झोपड़ी के अंदर बहुत सारे संथाल, मतलब औरत बच्चे बूढ़े, बहुत सारे लोग छिपे हुए थे और उनके हाथ में तीर कमान और हथियार वगैरह थे। बाहर से अंग्रेज क्या करते हैं, झोपड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब अंग्रेजों का ऐसा मोटिव था कि झोपड़ी में आग लगा दी जाए, जिंदा जलकर ये मारे जाए, यही चाहते थे वो। लेकिन नज़दीक जाने ही नहीं पाते थे। जितनी बार नज़दीक जाने का प्रयास करते थे या गोलियां दागते थे, उतनी बार जवाबी तौर पर वहाँ से तीर चलता था, और एक नहीं बहुत सारे तीर। और उसके बाद इनके बहुत सारे आदमी मारे जाते थे, मतलब ब्रिटिशों के। तो इससे पास फटकने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पा रहा था। अंत में जब तीर चलना बिल्कुल रुक जाता है, तब जाकर अंग्रेज उसके नज़दीक जाने की हिम्मत करते हैं झोपड़ी के। और जब उसका जो चांचर यानी जो लकड़ी का फाटक होता है उसको खोलते हैं, तो अंदर देखते हैं कि पूरा लाशों का ढेर लगा हुआ है। गोली से सारे संथाल मारे गए हैं, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं। और एक सिर्फ बूढ़ा संथाल जो है उसको गोली तो लगी है लेकिन वो जिंदा है और वो तीर कमान लेकर प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई अंदर आए। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो पहला निशाना सामने जो ब्रिटिश दरवाजा खोल रहा होता है उसको बनाता है। तो इस प्रकार का जूझने का सामर्थ्य इनके अंदर था। दबा दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन लड़ते हैं, हिम्मत के साथ लड़ते हैं, वो हमने देखा। तो ये संथाल रिबिलियन है। सीधू और कानू इसके मेन लीडर थे, लेकिन पूरी जो संथाल कम्युनिटी थी वो यहाँ पे जुझारू तरीके से लड़ती है। उस समय ये बिहार क्षेत्र था और अभी ये झारखंड में चला गया है। जमींदार और मनी लेंडर्स के खिलाफ ये पूरा जो विद्रोह है ये होता है, लेकिन बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जमींदारों और अंग्रेजों माफ कीजिएगा, जमींदारों और साहूकारों यानी जो मनी लेंडर्स हैं, इनके सिर पर अंग्रेजों का ही हाथ रहता है, मतलब अंग्रेज इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। पहले जो संथाल हैं वो जमींदारों पर हमला बोलते हैं, ठीक है। जमींदारों और जो मनी लेंडर्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ कर मारना और फूंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब जान बचाने के लिए भागते हुए अंग्रेजों के यहाँ जाते हैं कि मेरी जान बचाइए। तब यहाँ पर सरकार इन्वॉल्व हो जाती है और जब सरकार इन्वॉल्व होती है तो सरकार के ये खिलाफ हो जाते हैं, ऐसे होता है। तो यहाँ तक हमने संथाल रिबिलियन को देखा। इसके बाद खोंड अपराइजिंग को देखना है और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आप नीचे खैरवार रिबिलियन को देख रहे हैं, भील विद्रोह है और सन्यासी रिबिलियन को भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आगे जारी रहेंगी। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।